अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि एक तरफ अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म को मानने के लिए तैयार ही नहीं, और अब तो वकला भी मैदान में आ गए हैं। वज़ीर आज़म पर इस्तीफे के लिए दबाव डाला जा रहा है और उन्होंने कहा है कि अगर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी ना हुए तो मुल्कगीर तहरीक चलाने की धमकी भी दे दी गई है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने भी स्पीकर की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। ये सारी कशमकश और डगमगाती सूरत हाल सियासत को और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म को कहाँ ले जाएगी, सियासी हालात कैसे होंगे आइंदा आने वाले दिनों पर, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम आज बात करेंगे कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बने हुए 14 साल आज मुकम्मल हो गए। आज ही के दिन 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों में चागी के मकाम पर 7 एटमी धमाके किए। ये एटमी तजर्बा भारत की जानिब से एटमी धमाकों के रद्द अमल के तौर पर किया गया था। ताहम इन धमाकों के नतीजे में पाकिस्तान को दुनिया भर में 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज़ हासिल हुआ। इस प्रोग्राम के हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन पर पूरी कौम को फ़ख्र है, हम कोशिश करेंगे कि आज अपने प्रोग्राम में उनसे भी बात करें और उनसे पूछें कि आज एटमी ताकत बनने के बाद हम कहां पर खड़े हैं, ये आपको बताएंगे। साथ ही आज का सवाल हम आपको बता दें कि आप क्या समझते हैं कि 64 साल में क्या हम एक कौम बन सके हैं? इसका जवाब दीजिए हमें ईमेल के जरिए या फ़ोन पर या SMS करके अपनी राय दीजिए। और अभी लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम काजी साहब और समी साहब की खबरें भी, आज की ताज़ा तरीन क्या खबरें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक ब्रेक के बाद आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज की अहम ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं, समी साहब और काजी साहब से जानते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, पहली खबर जो हमने मुंतखब की है वो तो एक बीमारी की बाबत है जिसे डिप्रेशन कहते हैं। पूरी दुनिया में करीबन 20% लोगों को ये मर्ज़ लाहक है, मगर पाकिस्तान में ये अलामी हद तक ज़्यादा है, 34%। मगर जब मैंने लाहौर का फिगर देखा तो बड़ा परेशान कौन था समी साहब। 54% लोग लाहौर में जो हैं इस मेंटल एक ज़हनी जो दबाव है या डिप्रेशन है उसका शिकार है। 19वीं सदी तक इसे बीमारी ही नहीं समझा जाता था, बल्कि उसके बाद इसकी जो फिज़िकल काजेज़ हैं वो आइडेंटिफाई हुई। और जिस तरह से यहाँ की मीशत है, जो यहाँ के हालात हैं, लोग जो है एक इनसिक्योरिटी है जिसकी वजह से ज़हनी बीमारियों में यूरोप में भी हुआ। मैंने उसके एक फिगर में एक दिन खबर में जिक्र भी किया था कि जूँ ये माशी बुरान गहरा हो रहा है, लोगों के जहनों पर दबाव बढ़ रहा है, और ये पाकिस्तान भी उसका शिकार हुआ है। ये एक सेमिनार कराची में हुआ जिसमें ये फिगर सामने है। दूसरी खबर भी कुछ कम आम नहीं है, इसमें ये बताया गया है कि जो हेपेटाइटिस ए है, पाकिस्तान के 96% बच्चे जो हैं वो 6 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले ही इसका शिकार हो जाते हैं, और उसकी वजह गंदा पानी है। और फिर इसके साथ और रिलेटेड है माओ के लिए हेपेटाइटिस ई जो है, और तकरीबन 17 मिलियन लोग बताया गया है कि इस बीमारी का शिकार है। तो ये जो हम बार बार समी साहब बात करते हैं ना कि वार ऑन टेरर लड़ लें, वार ऑन डिजीज़ भी लड़ें, वार ऑन पॉवर्टी, ये अलकायदा से ज़्यादा खतरनाक मोहलक बीमारियाँ हैं जो इस मुल्क की आबादियों को लाहक हैं, और इनको छुपाने के लिए हम ड्रोन हमलों का खेल खेलते रहते हैं। खैर, अगली खबर की तरफ चलते हैं। पेट्रोल की कीमत, इलियास बलोर साहब सेनेटर हैं और ANP से उनका ताल्लुक है, और वो गवर्नमेंट के एक कोलिशन पार्टनर भी हैं। उनका ये कहना है कि फ्लीस कर रही हैं, खाल उतार रही हैं ये कंपनियां और ओगरा सब मिलकर आवाम का, क्योंकि 8 से 10 रुपये ये कीमत कम की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि $90 के लगभग इंटरनेशनल मार्केट में ये तेल पहुँच गया, मगर हम अभी तक वही पुरानी कीमत ले रहे हैं। वो एक गवर्नमेंट के कोलिशन पार्टनर है, मगर एक अहम बात उन्होंने की, वो ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द रिपोर्ट सामने लेके आएंगे। शायद वो हमें सुन रहे हों, हम और ये कौम इंतजार करेगी उस रिपोर्ट का। कोई तो वो कह रहे थे कि वो रिपोर्ट सेनेट में पेश करेंगे, तो कोई अवाम के मफाद में भी कोई चीज़ सेनेट में पेश हो जाए तो बलोर साहब हम आपका और आपकी रिपोर्ट का इंतजार करें। और आखिर में वही महविश 9 साल की बच्ची 50 साल के बंदे के साथ विनी कर दी ननकाना में। उसकी जो फूफी थी उसकी शादी जिस शख्स से होनी थी उसकी बजाय उसने इसके मामू से शादी कोर्ट में कर ली, तो फिर पंचायत बैठी और 9 साला बच्ची को 50 साला मोहम्मद हुसैन के साथ बनी कर दिया गया। पुलिस पहुंची मगर थोड़ी देर से, और वो जो मतलब वो उसको लेके भाग गया। अब ना जाने वो बच्ची किस कंडीशन में होगी। तो ये भी देखेंगे ये हम समाज कितना ब्रूटलाइज और किस हमत में हम जा रहे हैं। सही समी साहब। शाजिया, मैं जो खबरें मैंने सेलेक्ट की हैं उनमें से सबसे पहली तो एक जो अमेरिका के वज़ीर दिफा हैं लियोन पनाटा, उनकी एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के हाथों लुटने के लिए तैयार नहीं है, नेटो सप्लाइज के मामले में। है। तो मैं देख के बड़ा हंसा
कि वो जैसे काजी साहब ने कहा है कि लुक हु इज टॉकिंग एंड हु इज सेइंग व्हाट, कि हम पाकिस्तान के हाथों लुटने के लिए तैयार नहीं है। इस पर ज़रा नज़र डालेंगे कि गुज़श्ता 64 सालों में किसने किसको कितना लूटा। और दूसरा, आपने इस अपनी ओपनिंग में बताया कि आज पाकिस्तान 14 साल हो गए एटमी हम बन चुके हैं ताकत, तो इसमें पाकिस्तान एक मुस्तकिल एक दबाव का शिकार है। हमारी मगरबी सरहदों पर ड्रोन हमले बार बार हुए हैं। इसके अलावा 2 हमले बड़े हुए, जिसमें एक तो एबटाबाद में 2 मई में आके उसामा बिन लादेन का अमेरिका ने ऑपरेशन किया पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर, और फिर सलाला चेक पोस्ट पर हमला। तो एक तजवीज़ आई है, हमारे बड़े सीनियर सफारतकार हैं काई साहब मुनीर अकरम साहब, उनकी जानिब से कि पाकिस्तान को ड्रोन हमलों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए और किस तरह जो हम एक एटमी एक ताकत बन चुके हैं उसका इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए। जो हमारी डॉक्ट्रिन है डेटरेंस की अगेंस्ट इंडिया, उसको बनाना चाहिए टूवर्ड्स एनी एग्रेशन। और इसको बड़ा क्लियरली और बड़ी जहानत के साथ उन्होंने कहा कि हमारे फॉरेन ऑफिस को तहरीर करना चाहिए और पूरी दुनिया को बताना चाहिए। ये एक ही तरीका हो सकता है इन तमाम हमलों को रोकने का। इस पर तफसील से बात करेंगे। दूसरी, एक ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई है, लंदन में उन्होंने शाया की है। एक चीज़ की जानिब काई साहब उन्होंने निशानदेही की है कि पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। इस हवाले से उन्होंने अहमदियों का जिक्र ख़ास तौर पर किया है कि 2010 में उनकी इबादतगाहों पर हमले हुए, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी जो मुल्ज़मान थे उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा शुरू नहीं हुआ, जिससे ये तासुर उभर रहा है कि शायद पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कोई जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो अक़लियत हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा संजीदा नहीं है। फिर एक ख़बर है शाज़िया, काजी साहब ने भी जिक्र किया हेपेटाइटिस बी का और दूसरी डिप्रेशन का, गुर्दे जो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं उसके हवाले से ये खबर आई है कि जो बड़े बड़े जो ग्रोह हैं जो इनका गैर कानूनी कारोबार करते हैं वो पाकिस्तान, चाइना और इंडिया में हैं। ये $2 लाख तक वसूल करते हैं जिसको गुर्दा चाहिए, लेकिन जिससे ख़रीदते हैं उसको सिर्फ $5,000 देते हैं। और हर साल 10,000 ऐसे ऑपरेशन होते हैं। एक ग्रोह पकड़ा गया इसराइल में जिसने ये सारी तफसील बताई है, वो इसके हवाले से बात करेंगे। फिर बरतानिया से एक खबर आई है कि कंजर्वेटिव पार्टी की जो को चेयर हैं सईदा वारसी, उनके बारे में ये इतलात हैं कि गालिबन 2008 में वो रहीं तो एक दोस्त के घर, लेकिन जो बरतानिया की वजारत ख़जाना है उससे उन्होंने पैसे लिए गलत वो बता के बिल वसूल कर लिया। अच्छा। तो उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो रिज़ाइन करें। उन्होंने इल्ज़ामात की सेहत से इनकार उन्होंने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये बात कतई तौर पर गलत है, मैंने कोई इस हवाले से कोई गैर कानूनी बात नहीं की। और फिर वतन अजीज़ का जिक्र करेंगे शाज़िया। एक तहसील शोरकोट है ज़िला जंग में, एक बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता तहसील नहीं है, लेकिन उस शहर में, शोरकोट शहर में एक कॉलोनी है काजी साहब, उसको बने हुए 36 साल हो गए और बाकायदा लोग वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पर 36 साल से वापदा ने बिजली सप्लाई नहीं की, कुछ कानूनी वजूहात की वजह से। 36 साल से कॉलोनी कायम है, लोग वहाँ पर रह रहे हैं कैसे? और बिजली नहीं वहाँ पर कानूनी तौर पर दी गई। तो क्या किया लोगों ने, इधर से तार खींच ली, उधर से तार खींच ली। वापडा को पता है, सूबाई हुकूमत को पता है। इस पर ज़रूर बात करेंगे कि क्या वजह है कि 36 साल के बाद भी जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको बिजली की फराहमी क्यों नहीं की जा रही। सही, लेकिन सबसे पहले काजी साहब आज हमने बात करनी है वज़ीर-ए-आज़म की। लगता है कि नाअहलियत का मामला अभी तक टला नहीं। स्पीकर साहबा ने जब से रूलिंग जारी की तो लगता था कि शायद ये मामला हल हो गया, लेकिन अब तो वकील भी सड़कों पर आने के लिए तैयार हो गए हैं। इमरान खान साहब ने भी आज सुप्रीम कोर्ट जाना है, नून लीग ने भी जाना है, तो ये मामला भी संभलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये मामला 64 बरसों से नहीं संभल रहा। अच्छा। और इसी तरह चल रहा है और जब तक ये मनस्से शहूद पे ये चलता रहेगा। मेरे तो एक नुक्ता नज़र है जिसे समी साहब यकीनन इख्तलाफ करेंगे, वो ये कि ये अब जब आप सियासत को उन मौज़ूआत पे नहीं सियासत करते जो आवाम के मौज़ूआत हों, मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इससे पहले शौकत अजीज़ साहब थे या उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन भी बने, एक तसलसल है इन लोगों का। इनके आने जाने से इस मुल्क की लोगों की ज़िंदगियों में क्या फ़र्क पड़ा, क्या कुछ चेंज आई? और अगर चेंज आई तो फॉर दी वर्स्ट आई। अगर हम आज वो तमाम इंडिकेटर्स जिनका ताल्लुक बराह रास्त आवाम से है उनको सामने रख लें तो क्या फ़र्क पड़ा भाई? अब बात यह है, भले ये रहें या ना रहें, यहाँ बीमारी नहीं रहनी चाहिए, यहाँ साफ पानी होना चाहिए, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इस बात पे कोई पार्टी सियासत नहीं कर रही।
और ये जो नया हमारे यहाँ दर आया है ना, ये जुडिशियल एक्टिविज्म, इसकी हम कुछ सूरतें तो वो देख चुके हैं, जो जदोकोप करके साफियों को और उनको, एक उसकी वो डायमेंशन भी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये जो डी जनरेशन हो जाती है, मूवमेंट्स अगर सही रास्ते में ना चलें तो फिर वो गलत रास्तों पर चलती हैं और चलाया जाता है। मुराद असल मसला जो मेरे नज़दीक वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब करें पूरी अपनी, कर लें टर्म, नहीं करनी जो भी उनका सिलसिला है, क्या एक वो काम जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाता है वो किए उन्होंने, या जो अगले इसके उम्मीदवार हैं जो आना चाहते हैं कोई प्रोग्राम कंक्रीट लेके आए हैं कि क्या लोगों की तकदीर बदलेंगे? यहाँ मेरी खबर देखें 34% लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, 54% लोग। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं बिल्कुल समी साहब, लेकिन अभी जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो स्पीकर साहिबा पे उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने बतौर पार्टी कारकुन फैसला दिया है, उनको अब बतौर एक स्पीकर फैसला देना चाहिए क्योंकि पूरे पार्लियामेंट की वो हैं स्पीकर। दो मौक़िफ़ हैं। जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, जैसे वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने कहा कि जनाब बड़ा ज़बरदस्त आइन की कस्टोडियन है और उन्होंने कमाल कर दिया क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने उनको बेल आउट किया। लेकिन जो मुखालिफिन है उनका ये कहना है कि वो नहीं बन सकी कस्टोडियन और उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया जो एक पार्टीजन फैसला है। अब इसमें जो सूरत हाल सामने आई है ना, जो इंपॉर्टेंट बात है, वकला का जो कल कन्वेंशन हुआ जिसमें मुख्तलिफ बार्स के नुमाइंदे शरीक थे, उन्होंने डायरेक्टली वज़ीर आज़म से कहा कि जनाब आप इस्तीफ़ा दें, अगर आप इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। दूसरी जनब रात तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया जब इमरान खान साहब ने कि हम वो करेंगे, पटिशन दायर करेंगे, तो फ़ौरन ही मुस्लिम लीग नून ने भी खबरें रिलीज़ करवाई क्योंकि दोनों पार्टियों में ये बड़ा आपस में कंपटीशन है कि कौन जा रहा है पहले अदालत में। तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, ये इमरान खान साहब का तो है, हम भी पटिशन जो है वो हम दायर करना चाहते हैं। तो दो पार्टियां अब जा रही हैं। अच्छा, इसमें भी जो आगे जाके जो सूरत हाल बनेगी वो बड़ी दिलचस्प होगी, इसलिए कि जो पाकिस्तान का आइन है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आर्टिकल 69 के तहत जो भी वहाँ पर जो प्रोसीडिंग है या जो स्पीकर का फैसला है उसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल उसी तरह जैसे आर्टिकल 68 ये कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर आप जो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का कंडक्ट, आप उसके हवाले से बात नहीं कर सकते, उस पर डिस्कशन नहीं कर सकते। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि रिट पिटीशन तो दायर हो सकती है हायर कोर्ट्स में, लेकिन स्पीकर साहबा का जो फैसला है उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आने वाला वक्त बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट उस जो पिटीशन है उसके साथ क्या करती है। लेकिन कन्फ्रंटेशन है और जो असल मामलात हैं पाकिस्तान के अवाम के, जिनका जिक्र काजी साहब ने किया, उनकी जानिब फोकस नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस मुल्क में लोड शेडिंग पर बात नहीं होगी, इस मुल्क में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर बात नहीं होगी। आप मुझे बताइए, सिर्फ एक वाहिद जमात है MQM जिसने शैडो बजट पेश किया। आज से 6 दिन के बाद बजट पेश होने वाला 1 जून को, कोई सियासी जमात सामने नहीं आई। कल इमरान खान साहब का जलसा था, मैं सोच रहा था, मैं इंतजार कर रहा था कि शायद वो कोई बात कहें, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। इसी तरह जो दूसरी बड़ी सियासी जमातें, किसी जमात ने कोई बात नहीं की। सियासत चमका रही है रोजाना, आए दिन सुप्रीम कोर्ट सियासत ऐसे पॉइंट्स पर है, ऐसे नुकात पर है जिनका आवाम से बराह रास्त नहीं, लिंक है उसका, लेकिन बराह रास्त उनका ताल्लुक। मेरी दरखास्त है इसमें दोनों को शामिल कर ले। यही बात पीपल्स पार्टी को भी सूट करती है कि कोई उससे उसके रियल जो उसके फंक्शंस हैं उसकी कोई बात ही ना करे उससे। एक हुकूमत या एक पार्टी है, उसकी एक तारीख थी, उसका एक मंशूर था जिस पे वो बरसर इक़्तिदार आई और उसको सारे सूबों में एक है। इसको भी यही सूट करता है कि इसको जाली मामलात पे लड़ाई रखें, असल काम की तरफ कोई ना आए। कि यहाँ 96% बच्चों को हेपेटाइटिस हो जाता है 6 साल की उम्र में, नहीं इसको ये कोई इशू नहीं है। इशू तो क्या है, इशू वो कंटेम्प्ट हुई है या नहीं हुई। तो ये जो एक मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि कुछ वक्त ऐसे होते हैं, अदवार ऐसे होते हैं जिसमें ये ड्रामा चलता रहता है, क्योंकि नीचे बुरी भली जिंदगी एक बसर हो रही होती है। फिर जब वक्त बदल जाता है, जब हालात अब ये जो सारी बात है ना, मैं इससे टीका खान से पूछ लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे ताल्लुक जोड़ता हूँ। जो मैंने भी जो अपनी खबरें बयान की है, पाकिस्तान किन मसाइल में घिरा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर लोग, तारीकी है, बिजली नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, भूख से मर रहे हैं। बैरूनी सूरत हाल देखें, सरहदों पर हमले हो रहे हैं। अमरीकी जो वजीर दफा उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के हाथों लूटने के लिए तैयार नहीं, यानी उन्होंने 64 साल में हमसे जो कुछ निकाल सकते थे वो निकाल लिया। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। पहले हम 80s में उनकी जंग लड़ते रहे, अब फिर सन 2000 की जो दिहाई थी उसमें उनकी जंग लड़ते रहे, और वो कहते हैं कि हम अब लूटने के लिए तैयार नहीं है। इस सारी सूरत हाल में साहब आप हमेशा जिक्र करते हैं अगर ड्रोन हमले की बात, अगर आपका ये आर्गूमेंट है कि ये इल्जामात हैं, तो फिर तो प्राइम और आप समझते हैं कि ये ठीक है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे जो रोजगार नहीं है, तो फिर तो वो ठीक कह रहे हैं ना वकील के, भाई हट जाएं आप अपना काम ही नहीं कर रहे। नहीं, मैं वकील ठीक कह रहे होंगे, मैं वो तो आगे चलकर पता चलेगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इन हालात में एक मुनीर अकरम साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, बड़े सीनियर सफारतकार हैं, जिसमें उन्होंने जवाब देने की कोशिश की है, क्योंकि आज 28 मई भी है, यौम तकबीर। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम न्यूक्लियर एसेट हमारे पास है, हम एटमी ताकत बन गए। उन्होंने ये कहा है कि सलाला चेक पोस्ट पर हमला
और उससे पहले एबटाबाद ऑपरेशन, और उसके बाद बार बार जो ड्रोन हमले हैं, पूरी दुनिया में ये तासुर उभर रहा है। और ख़ास तौर पर अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट ये सोच सकती है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो वल्नरेबल है, और शायद वो किसी अपने एक्सपीडियंसी की वजह से हमें हमारे हमले ना रोके, तो उसकी वजह से इलेक्शन अमेरिका का सिर्फ 2 महीने दूर है, तो ये मुमकिन है कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ईरान पर हमला करने की बजाय को पाकिस्तान में नई मुहिम जो करे और अपने जो ओबामा साहब के नंबर नीचे हैं उनको ऊपर करने के लिए। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि जो हमने नॉन डेटरेंस की जो डॉक्ट्रिन है हमारी, तो इंडिया के हवाले से हमने बताई हुई है कि जी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, तो इससे इंडिया हमला करने पर रुका हुआ है। इसको सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं रखना चाहिए, इसको बिल्कुल बड़ी क्लियरली पाकिस्तान की जो खारजा मिनिस्ट्री है वो अपने उसमें उसको ये बतौर डेटरेंस डिक्लेयर करे कि अगर पाकिस्तान की सरहदों पर कहीं से भी हमला हुआ, चाहे इंडिया हो चाहे अफगानिस्तान हो, किसी किस्म का भी हमला हुआ, तो जो हमारे पास राइट है हमारा, जो हम इसको न्यूक्लियर डेटरेंस जो है इसको हम यूज करेंगे, यही हमारा पैमाना होगा। दैट इज द ओनली रीजन। और एक और उन्होंने कहा, सब अगर इजाजत दे दें, सिर्फ ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरा उन्होंने एक और बात कही है कि अब ये वाज़ेह हो गया शिकागो समिट के बाद कि अमेरिका जो है यहाँ से जाने के बाद भी अपनी कॉम्बैट फोर्स रखेगा। अफगानियों से मुज़ाकरात में उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए जो पोस्ट नेटो विड्रॉल जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि एक इस्लामी ममालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस कॉल करके तो अफगानिस्तान के मसले का हल सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं वो इस हवाले से हमारी मदद कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो अब मुझे नहीं पता, मुनीर अकरम साहब का मैंने आर्टिकल नहीं देखा, मगर जैसे वो कह रहे हैं अमेरिका मुहिमजोई कर सकता है। अमेरिका को इराक के बाद जो लेसन और अफगानिस्तान के बाद मिला वो ग्राउंड फोर्सेस तो नहीं भेजेगा, यही ड्रामा ऊपर से होता रहेगा। ये जो ड्रोन्स वाला है वो ऑलरेडी कर रहा है। बाकी रहेगी इस्लामी ममालिक वाली बात। इस्लामी ममालिक क्या हो रहा है वहाँ पे, अभी मूवमेंट चल रही है, वो सारे अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, ये UAE उनसे असला खरीद रहा है, इनकी अपन ये खुद वहाँ पे जो है नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं, अब अपने अवाम को बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। सीरिया में जो कुछ हो रहा है, ये मिलके हमें ये अपनी जान तो छुड़ा ले, ये हमारी जान क्या छुड़ाएंगे यहाँ अफगानिस्तान से आके। बात ये जो समी साहब बात करते हैं ना, हम कब मामला कर सकेंगे इनके साथ, खास तौर पे ये ड्रोन अगर हिट्स देखें, आज शायद ये खबर आपने समी साहब इंक्लूड की है या नहीं की, पिछले 4 दिनों में 3 हो गए हैं और बड़े बड़े उन्होंने एक स्टेप अप कर दिया। इधर से वो हमें बयानात के ड्रोन्स मार रहे हैं कि तुमने आफरीदी के साथ ये किया, उसको शकील आफरीदी की वो बात हमें सुनाते हैं, ऊपर से उसने कहा कि आप हमें रिप ऑफ कर रहे हैं, आप हमसे पैसे इस तरह से वसूल कर रहे हैं। और ये जो बिल्कुल एक यानी अगर जमीन पे हकायक देखें तो जिस तरह हम लुटते हैं इस तरह तो कोई भी नहीं लुट रहा। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से पहले हम टिक्का खान सानी से बात करनी है। वज़ीर आज़म के खिलाफ जो कल जलसा किया गया कि आज तहरीक इंसाफ जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि वज़ीर आज़म जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने। टिक्का खान सानी कल इनसे जरा ना जलसे के हवाले से पूछें शादिया कि जलसे में माहौल क्या था, कौन से लोग थे और क्या कितना जोश था लोगों में? खवातीन ज्यादा थी मुझे लगता है। जी जरा टिक्का खान सानी माहौल बताइएगा जलसे का कैसा था, कितना कामयाब रहा कल का जलसा? जी ये तो ये की जा रही थी शाजिया कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पे शिरकत करेंगे और इसको रावलपिंडी डिवीज़न का जलसा कहा गया था। 8 तहसीलें हैं रावलपिंडी की और बड़े बड़े लीडर्स हैं यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। गुलाम सरवर खान है और रावलपिंडी में राशिद हफीज़ हैं जो साबिक MP हैं। इसके अलावा और बड़ी ताकतें तहरीक इंसाफ में शामिल हुई हैं। वो सारी की सारी मिलकर ये जिद्दोजहद कर रही थी कि 1 से 1.5 लाख लोग जो हैं वो जलसे में शरीक हों, लेकिन जो बज़ाहिर जो नज़र आ रहा था वो जलसा का एक तो ताख़ीर से भरा और ख़वातीन की तादाद चूँकि बहुत ही कम थी, 8000 कुर्सियाँ ख़वातीन के लिए लगाई गई थी, लेकिन बमुश्किल 1000 ख़वातीन जो है वो जलसे में आई और इमरान खान को बार बार ये शुक्रिया अदा करना पड़ा कि इतनी भी ख़वातीन जलसा गाह में शरीक हुई हैं। इसके अलावा चूँकि सोशल मीडिया में कहा जा रहा था कि थ्रेट्स थे कि 4 सुसाइड बम्बर जो है वो रावलपिंडी में दाखिल हो गए और जलसे को टारगेट बनाएंगे, इसलिए ख़वातीन की तादाद जो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनका कहना था कि इसलिए शायद कम थी। और यहाँ पे चूँकि डिवीज़न का जलसा था, इसको डिवीज़न का नाम दिया गया था, लेकिन जो ज़्यादा तादाद थी वो दूसरे शहरों से आई थी। मैंने खुद लोगों से पूछा, वहाँ पे कुछ शाहकोट से 70 लोग आए थे, पूरी बस आई थी। इसके अलावा ननकाना साहब से आई थी, लाहौर से लोग आए थे। खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान ने खुद जब पूछा कि पख्तून कितने हैं तो उन्होंने हाथ उठा के कहा तो तकरीबन 20% जो थे वो खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे। तो इस तरह ये पिंडी डिवीज़न का जलसा नहीं था, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे और तकरीबन 30-35 हज़ार के करीब, 40 हज़ार के करीब लोग यहाँ पे शरीक थे। और इमरान खान ने उम्मीद ये की जा रही थी कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे और आइंदा का लाहे अमल जो है उसका ऐलान करेंगे और इलेक्शन के हवाले से जो उनका मंशूर है उसका ऐलान करेंगे। लेकिन ये भी एक रवायती
जो था ये जलसा था। इमरान खान ने कोई खातिर खा और कोई नई बात इसमें नहीं की, सिवाय इसके कि वो रेट पिटिशन दायर करेंगे स्पीकर कौमी अच्छा टीका खान, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक तादाद का बताया, इससे पहले कि तखमीना इतना था। मुझे ये बताइए कि आप जलसे कवर करते हैं, क्या आज से साल पहले 6 महीने पहले कोई आदमी तसव्वुर कर सकता था कि इमरान खान साहब इतना बड़ा जलसा कर सकेंगे लियाकत बाग में? जी यकीनन ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इतनी तवक्को नहीं थी, चूँकि रावलपिंडी को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है और यहाँ पे जितनी भी सीटें हैं इस वक्त भी 3-4 जो सीटें बड़ी हैं जो MNA की हैं और MPS की हैं वो तमाम की तमाम मुस्लिम लीग नून की हैं। ये तो तवक्को नहीं की जा रही थी कि इतना बड़ा जलसा तहरीक इंसाफ जो है वो लियाकत बाग में कर सकेगी, लेकिन जावेद हाशमी के दोबारा आने से शायद ये माहौल बेहतर हुआ है। इसके अलावा जो लाहौर, कराची और कोयटा के जो जलसे कामयाब हुए हैं, इसके अलावा जो ख़ास तौर पे लोड शेडिंग जो है ये बहुत बड़ा मसला बनी हुई है रावलपिंडी के शहरियों के लिए, और ख़ास तौर पे जो बेवफाई की मुस्लिम लीग नून ने जावेद हाशमी की सूरत में, ये सारी चीज़ें थीं जो रावलपिंडी के लोगों को जिसने मजबूर किया कि वो सड़कों पे आए। इसके अलावा मैंने बताया कि यहाँ पे सारी ताकतें तहरीक इंसाफ में शामिल हो गई हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, सारे के सारे तहरीक इंसाफ के साथ हैं। बहुत शुक्रिया टीका खान सानी, मुझे ब्रेक लेनी है। हाँ चलें, ब्रेक से पहले एक कॉलर है तनवीर लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं तनवीर हुसैन बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जी, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं और आपके थ्रू आवाम को भी पता चल जाता है कि ये अमेरिकन जो हैं इनकी पाकिस्तान के विजावी क्या स्ट्रेटजी है। एक तो इन्होंने साई वारफेयर शुरू की हुई है, दूसरा ये अपनी हैवी मटेरियल आर्मामेंट्स लेके बैठे हुए हैं कि हम इनसे आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसकी आड़ में इन्होंने जो हमारे करप्ट सियासतदान जो इस वक्त एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स हैं उनको इतना डरा दिया, और क्योंकि उनके असासे भी सारे अमेरिका में, बच्चे भी उधर पढ़े हैं, जो हकीकत है उनको करने के लिए वो हमें उल्टा बजाय ये कहने के हमें खुददार कौम है हम डट जाएंगे। मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये रेमंड डेविस टाइप के 2 कमांडोज, मैं व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट स्टडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज, मेरे साथ रीगल चौक में इनकी मडभीड़ हो गई। आई वाज नेचुरली मैं थोड़ी बॉक्सिंग खेलता था, मैंने 45 मिनट उनके साथ अकेले लड़ाई लड़ी, और दोनों ने जब उनको नढाल हो गए तो उन्होंने दोनों ने हाथ ऊपर करके कहा कि वी सरेंडर, वी डोंट वांट टू फाइट, एंड आई टुक देम टू द सिविल लाइन पुलिस स्टेशन। ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है। फिर मैं आर्मी में गया, मैंने आर्मी में रह के हिंदुस्तान की फौज की भी नफ्सियात और सारी स्टडी की, वो उसके मुताबिक मैंने बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रेक का वक्त हुआ, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ है रावलपिंडी से। रावलपिंडी के इलाके पीरवधाई में होटल पर फायरिंग हुई है, 4 अफराद जाम बहक हो गए। इस पर मजीद हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे हमारे कौमी हीरो एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से, जिनकी वजह से आज हम एटमी कुव्वत कहलाने के काबिल हुए। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। वैसे तो पूरे मुल्क में तवानाई का बहरान है, लेकिन पाकिस्तान का एक इलाका शोरकोट ऐसा है जहां पर 40 साल से, समी साहब आपने बताया कि बिजली नहीं है। नुमाइंदे हमारे साथ हैं सुहेल राहत शोरकोट से। सुहेल, सबसे पहले तो यकीन ही नहीं आता इस पर कि यकीन किया जाए कि 40 साल से वहां पर बिजली नहीं है, क्या वजह है और लोग वहां पर बिजली के बगैर जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम शाजिया, ऐसा है कि ये 36 साल पहले हाउसिंग एंड फिजिकल प्लानिंग की तरफ से हाउसिंग कॉलोनी शोरकोट का क़याम अमल में आया था। इसका बुनियादी मकसद ये था कि कम आमदनी वाले अफराद को सहूलत दी जाए ताकि वो उनको भी अपनी छत का वो जो एक आदमी का ख्वाब होता है उसको पूरा कर सकें। रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की कटिंग करके प्लॉट शहरियों को फरोख्त कर दिए गए थे, और साथ ही बिजली के पोल्स और वाटर सप्लाई के लिए टैंक की तामीर भी मुकम्मल कर दी गई थी। लेकिन जो सरकारी महकमों की आपस की कशमकश है वो शुरू से ही उन पैदाशुदा मसाइल की वजह से आज तक ना तो उन पोल्स में और उन वायर्स में बरकीरों दौड़ सकी है और ना उस वाटर टैंक में पानी आ सका है। वो डिपार्टमेंट्स कहते हैं कि जिन कॉन्ट्रैक्टर ने ये पोल्स लगाए थे और जो तारें यहाँ पे वायर्स लगाई गई हैं, बिछाई गई हैं, और सीवरेज की जो लाइंस हैं, ये बहुत नाकस काम हुआ है। तो इसलिए हम इन पोल्स में और इन तारों में जो है वो बिजली नहीं दे सकते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था
उसको आज तक ना तो उसके लिए कोई इंक्वायरीज हुई है। इतना बड़ा बजट था उस वक्त का, ये शोरकोट की तारीख का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई और कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिए गए, डिपार्टमेंट्स ने चेक भी रखा होगा, लेकिन अब तक जो है वो ना तो कोई चीज सामने आई है। बहुत शुक्रिया सुहेल राहत आपका। समी साहब, ये हम कह सकते हैं कि ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान कि 36 साल 40 साल से वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ पर लोगों ने अपने प्राइवेट इस तरह के अरेंजमेंट किए हुए हैं कि अगर किसी दोस्त के घर बिजली है तो चोरी छुपे तार लेके अपने घर लगा ली और वो बिजली, अब वहाँ पर आप ये देखें कि वापडा को पता है कि यहाँ पर बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन रात में घरों में बिजली होती है, कोई आदमी नहीं आता, कोई उनका गैर कानूनी चालान नहीं करता कि आप कैसे, मीटर आपके घर नहीं है, बिजली आपने कहाँ से ले ली है, और ना उनको बिजली देते हैं कि जनाब आप बिजली ले लें। तो ये जो एक तरजीहात का मामला है, आप बनाएं, ओवरहेड ब्रिजेस भी बनाएं हर तरफ, आप हर तरफ सड़कें भी बनाएं, भले लाहौर में, बड़े शहरों में भी, लेकिन जो छोटे शहर के लोग हैं उनको नजरअंदाज न करें। और फिर अगर छोटे शहर के लोग इन्हीं नाइंसाफियों की बुनियाद पर छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का मुतालबा करें तो काजी साहब मेरा नहीं ख्याल कि वो मुतालबा गलत है। देखें, वो तो कोई हर्ज नहीं है उसमें समी साहब, वो तो कोई हर्ज नहीं है। मेरा तो सिर्फ इतना आपसे मैंने अर्ज किया था कि वहाँ के कोई मकामी करप्ट और बदनवान ना पैदा हो जाएं जो उनका वहाँ बैठ के भी इस्तेसाल करते रहें, जरा छोटे सूबों में बैठ के, और जो नई जो रूलिंग एलीट बने, क्योंकि सिस्टम इस तरह का है। और ये इसलिए है समी साहब कि हम जो प्रियोरिटी अवाम नहीं है, अवाम आपकी तरजीह ही नहीं है। अवाम आपकी तरजीह होते हैं जब आपने वोट लेना होता है, वो भी आप जो है अभी अजीब व गरीब तस्वर है। अब पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उसे हमेशा वोट भुट्टो की वजह से या भुट्टो फैक्टर से मिलता रहेगा, या उन्हें जो क्या है सिंध कार्ड जो है उससे मिलता, इस तरह की। और फिर आज किस पे सियासत हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था और एपैथी, इसी हवाले से बात करूंगे, एपैथी इतनी है कि अभी हमने ये बताया है, सारा दिखाया है टेलीविजन स्क्रीनों पर कि ये लोग हैं, इस तरह से रह रहे हैं। आप देखिएगा वजीर आला साहब क्या करेंगे, वजीर आजम साहब क्या करेंगे, वजीर क्या आ जाएगी, एक DGPR, एक साहब हमने बड़ी बड़ी खौफनाक स्टोरीज यहाँ ब्रेक की हैं। हमने ये भी ब्रेक की थी स्टोरी इसी प्रोग्राम में कि जनाब यहाँ से जो क्या मौत दरामद की जा रही है, ये जो कस्टम्स वालों ने यहाँ पे वो यूज्ड मेडिकल इक्विपमेंट जो इंपोर्ट करने की इजाज़त दी है, क्या हुआ, कुछ हुआ? हम ये लोग जब हमें कहते हैं ना यार, ये भी अब बात करते हैं लोग शादी हमसे कि यार आप आते हैं सुबह सवेरे उठ के ये बहुत बातें करते हैं, क्या इसका क्या नतीजा है? तो हम सिर्फ यही अर्ज कर सकते हैं कि भाई हम कम से कम हाईलाइट तो करें, आपको दिखा सकते हैं, इनको आईना दिखा रहे हैं कि जनाब ये आपके काम है करने। और फिर एक और बात, 40 साल से देखिए कितनी दफा इलेक्शन हुए, वहां पर इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। ये बात मैं करता हूं हमेशा कि अब वो जो मकीन है जो वहां पर रह रहे हैं 40 साल से बगैर बिजली कनेक्शन के, उनका काम यह है कि जब नुमाइंदे वहां पर उनसे आए वोट देने के लिए तो वो कहें भाई हम तुम्हें वोट नहीं देते। ये क्या किया 40 साल में, क्या किया 40 साल में? एक और बात देखिए, ये आपने घर देखे, ये आपने फुटेज देखी, अब जरा नुमाइंदे का घर भी देख लीजिएगा कहाँ पे है। वो किसी और दुनिया का बासी है, वो किसी और दुनिया में रहता है, ना जहाँ बिजली जाती है, ना जहाँ पेट्रोल की महंगाई तकलीफ देती है, ना जहाँ इंसान को भूखा सोना पड़ता है। उसे क्या पता ये क्या कर रहे हैं? ये सारी बातें किसकी वजह बनती हैं? डिप्रेशन की। डिप्रेशन आपने जिक्र किया था, डिप्रेशन का जरा बताएं कि ये क्या मामला है? शाजिया, मैंने ये देखा, एक जो हमारे मशहूर साइंटिस्ट थे, उनके सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ऑडिटोरियम उनके नाम से एक जगह है, वहाँ पे ये हुआ। उसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान में बड़ा अलार्मिंग हद तक जो है ये ज़्यादा है, और लाहौर में 54% है लोगों में ये बीमारी, और 35% लोग कराची में इसका शिकार हैं, 43% लोग कोयटा में इस डिप्रेशन का शिकार हैं। तो इसका जो इब्तदाई जिक्र मिलता है वो हमें यूनान और रोम की जो तहजीब में है वहाँ इसे मेलनकोलिया कहा जाता था, जिससे मेलनकली बना। और अगर आपको याद हो तो कीट्स की इस पे एक नज़म भी थी, ओड ऑन मेलनकली। तो ये एक, मगर अब इसकी फिजिकल काजेज़ तलाश की जाती हैं, क्योंकि अब एक राय जो पुख्ता हुई है वो ये कि ये जो बाहर से दबाव आते हैं, जिसे आप साइकोसिस कहते हैं, उस दबाव की वजह से इंसान को जब अपने ऊपर इख्तियार नहीं होता, जब उसे अपनी ज़िंदगी में पता नहीं होता कि वो ज़िंदगी कैसे बसर करेगा और उसका रोज़गार कब तक उसके हमरा है, या लोग बेरोजगार हो जाते हैं, ये सारी जो एक अनसर्टेनिटी है जो तकरीबन पिछले 20-25 सालों में समी साहब आई है, जब से ये मार्केट ने रूल करना शुरू किया है इंसानी समाजों पे, तो हमने देखा कि मार्केट स्विंग्स जो हैं उन्होंने इंसान को बेबस और एक दरख्त से टूटे हुए पत्ते की तरह कर दिया। लिहाजा फिर ये बीमारियों का इंसानों में इजाफा हो गया। फिर इसका एज से भी ताल्लुक है, खास एक सिंड्रोम, मसलन आप 40 से जब ऊपर जाते हैं तो फिर वो उसे आप 40 सिंड्रोम जिसे आप कहते हैं। इसी तरह जब बच्चे बच्चियां एडोलेसेंस से निकल के यूथ में आ रहे होते हैं तो वो ये मुख्तलिफ फेजेस हैं। मगर जो ज़्यादा यहाँ इशू है वो ये है कि लोगों का, क्योंकि मारूज़ बड़ा तकलीफ दे, उनकी ज़िंदगी में कोई सर्टेनिटी नहीं है। जैसे पहले होता था आपने एक नौकरी की, फिर आप रिटायर हो गए, फिर आपकी पेंशन होगी, एक कट थ्रोट कंपटीशन बना दिया, स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है। सही। अब हम बात करेंगे, आज 28 मई है, यौम तकबीर है, इसी पर बात करते हैं।
एटमी क़ुव्वत बने हुए 14 साल मुकम्मल हो गए। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे कौमी हीरो एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे तो पहले तो हम सब की तरफ से आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं, आपको सलाम पेश करते हैं। आप हमारे कौमी हीरो हैं, आपकी वजह से आज हम दुनिया को आंखें दिखाने के काबिल भी हैं, सबके सामने डट कर खड़े होने के काबिल भी हैं। बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करें। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप समझते हैं कि 14 साल के बाद आज हमारा दिफा जो है वाकई में नाकाबिल तस्खीर हो गया? देखिए, बाहर से तो दिफा नाकाबिल तस्खीर नजर आता है, लेकिन अंदर जो है वो खोखला हो गया। ये हजरत सुलेमान के असा की तरह है, लगता तो बहुत मजबूत डंडा, लेकिन दीमक ने अंदर से खा लिया है। हम लोगों ने अपने कई खून और पसीना लगाकर और जान लगाकर इस मुल्क को एक नामुमकिन चीज मुमकिन बना दिया और ऐसा दिफा मुहैया किया कि कम से कम बेफिक्री हो गई थी। हम अपनी तरक्की पर, तालीम पर, सनती तरक्की पर ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसका एक बड़ा गलत नतीजा निकला। वही हुआ कि जब हुक्मरानों को और पाकिस्तान को यकीन हो गया कि अब हमें बाहर से खतरा नहीं है, तो वो अंदरूनी लूटमार में लग गए। और अब जो है वो हर शख्स बेफिक्र है कि बाहर से तो हमला होगा नहीं, जो चाहो लूटो, इस मुल्क को तबाह कर दो। वाकई अब इतने 14 साल के बाद हमें ये शक होने लगा है कि हमने जो काम किया वो वाकई इस मुल्क के भलाई के लिए हुआ है या उसका बहुत ही गलत असर निकला, और उससे ये लोग जो हैं इतने निडर और बेगैरत हो गए कि उन्होंने मुल्क को लूटना शुरू कर दिया और बेफिक्री से कि अब इन्हें बाहर से कोई खतरा नहीं है। तो बहुत से मुझ जैसे बहुत से साथी और हमारे साथी जो ने खून पसीना एक करके इस मुल्क को ये ताकत दी थी, बहुत परेशान है और एक तरीके से कहिए कि क्या कहें, नाउमीद से हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मुनीर अकरम साहब एक पाकिस्तान के बड़े सीनियर सफारतकार हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान क्योंकि हमलों की जद में है, सलाला चेक पोस्ट, उससे पहले 2 मई और फिर रोजाना ड्रोन हमले, तो अब जो न्यूक्लियर डेटरेंस हमने डिक्लेयर किया हुआ है इंडिया के साथ, हमें उसे बिल्कुल क्लियरली ये बताना चाहिए कि ये डेटरेंस है अगेंस्ट एनी फॉरेन एग्रेशन, चाहे वो कहीं से भी हो। पाकिस्तान जो है वो इख्तियार और अपना हक रखता है ये न्यूक्लियर एसेट्स इस्तेमाल करने का। शायद यही एक बन सकती है वजह कि अगर कोई बड़ी सुपर पावर है तो वो रुके। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, देखिए, ये तो गलत फहमी है समी साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कोई हम फ्रांस और इंग्लैंड और अमेरिका और रशिया और चाइना वगैरह के खिलाफ तो कोई इस का एक्शन नहीं ले सकते। बात सीधी सादी ये है कि हमने जो ये दिफा तैयार किया था वो हिंदुस्तान के खिलाफ था। उसने हमारे मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया था और उसकी निगाहें मगरबी पाकिस्तान पर भी थी। उसका ख्याल था कि मगरबी पाकिस्तान को भी तोड़ देंगे, कश्मीर फतह कर लेंगे। तो उधर तो हमारा ना ही हमें इतनी कुव्वत है कि हम उनके खिलाफ कुछ कर सकें। आप ये तो नहीं कर सकते कि एक बम रख के पानी के जहाज में रख के वहाँ भेज दें, अमेरिका भेज दें या इंग्लैंड भेज दें। तो इस किस्म की कोई बात नहीं है और ना ही वो इस किस्म का कोई हमला वगैरह कर सकते हैं, वो करेंगे, क्योंकि इसके बड़े खतरात हो सकते हैं। पूरी जंग फैल सकती है, इस इलाकों में फैल जाएगी। तो ये तो गलत है। लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा खतरा है वो वही है जिस तरह अमेरिका ने रूस को किया था कि वहाँ पे गुरबचों बिठा के और मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो हमारे यहाँ एक नहीं 10 गुरबचों बिठाए हुए हैं और जो मुल्क को तोड़ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। इस वक्त जिसकी हालत है वो बिल्कुल हजरत सुलेमान के असा की तरह हो गई है कि सामने तो मजबूत असा नजर आया लेकिन अंदर से खोखला कर दिया है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात पॉइंट आउट की। डॉक्टर साहब, आपने जो अंदरूनी खतरे की बात की है, चलें आपने या हमारे और जो अमायदीन हैं उन्होंने और आपने उनके सुर्खेल हैं कि इस बैरूनी खतरे से तो हमें बचा लिया, ये जो अंदर से हमें जिसका आपने इशारा भी किया और आप गोरबाचोव का भी आप जिक्र कर रहे हैं, तो आप क्या ये समझते हैं कि दिस इज अ ग्रेटर थ्रेट देन एनी अदर एक्सटर्नल थ्रेट? जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही। उससे भी ज्यादा देखिए, किसी मुल्क को अंदर से खोखला कर दें तो तबाह हो जाता है, टूट के गिर पड़ता है। इस वक्त अवाम का हौसले खत्म हो गए हैं, उनकी कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई है, उनको कोई सहारा नजर ही नहीं आ रहा है। वो नाउम्मीद हो गए हैं, जिस तरफ भी आंख उठा के देखते हैं कोई उनकी मदद को तैयार नहीं है। हुक्मरान जहाँ है वो भी लुटेरे डाकू हैं, अपोजिशन है वो भी लुटेरे डाकू मिलके कर रहे हैं। कोई दस्तूर में तब्दीली लाते हैं तो ऐसा लाते हैं जिससे दोनों को फायदा हो। अदलिया जो है वो भी डामाडोल कर रही है, इससे अभाम तरीके से फैसले देती है कि जिन पर कोई अमल नहीं होता। और इसी तरह फौज जो है वो भी अपने मजे उड़ा रही है, उनको बेफिक्री हो गई है जब हिंदुस्तान तो हम पे हमला नहीं कर सकता, जो चाहो अंदर करो, मजे उड़ाओ। तो ये चक्कर है, किसी को मुल्क की फिक्र ही नहीं है। ये ज़ियाउल हक का दौर नहीं है, गुलाम साहब का दौर नहीं है जिनको मुल्क की फिक्र थी। वो मुहिब वतन थे, ज़ियाउल हक डिक्टेटर था लेकिन मुल्क का बहुत बड़ा मुहिब वतन था। वो
उसने कभी उंगली नहीं उठाने दी, अमेरिकन को कदम नहीं रखने दिया यहाँ पे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, और यही गुलाम शाह साहब को था। लेकिन अब जो है हमें खुली खुलम गालियां दे रहे हैं, यहाँ आके हमले कर रहे हैं और आंख पे चल नहीं आती, ड्रोन हमले करते हैं। हमने कहूटे में बनाई है आज से 15 साल पहले जो मिजाइल बनाई है, शोल्डर फायर एंटी का मिजाइल, वो ड्रोन को गिरा सकती है। जरा में आप 150 बांट दें वहाँ पाकिस्तान में सब गिरा देंगे ड्रोन इनके। मैं आपसे एक सवाल कर, आपने ये फरमाया कि ये जो सारा कुछ बनाया था हमने, ये तो हिंदुस्तान के लिए बनाया था और उसके मुकाबले के लिए बनाया था। अब हिंदुस्तान से तो हमले नहीं हो रहे, दूसरी तरफ से हमले हो रहे हैं, तो फिर ये जो सारा कुछ हमने इतना खर्चा किया बनाया, क्या ये सिर्फ हिंदुस्तान के हमले को रोकने के लिए ही था? दुनिया की कोई और ताकत हम पे हमला करे तो ये जो एटमी हमारे हथियार हैं ये उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकते? ये उसके लिए तो हिम्मत चाहिए ना। आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आपके ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं रोज, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे थे। आपने हेलीकॉप्टर आके करते हैं, हमले करते हैं, बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करते हैं। आपने हलफ उठाया, आपकी अफवाज ने हलफ उठाया मुल्क के दिफा का, वो हलफ कहाँ गया? फिर हलफ न उठाए, फिर वो ये कहें जी कि हम तो हुक्मरानों का के कहने का हुक्म की ताबील करेंगे, और हुक्मरान जो है चोर हैं, डाकू बैठे हुए हैं, जिस तरीके से वो आप बैठे हैं आपने देखा, यानी बेजमीर हैं, चोर हैं, डाकू लुटेरे हैं, न उन्हें आवाम का ख्याल है न मुल्क का ख्याल है, जिस तरह हमें तबाही भी पहुंचा दिया। शर्म आती है हमें अपने आप को। पाकिस्तानी कहते हुए, आपको तो पता है बाहर आप जाते होंगे, मैं तो नहीं जाता। पहले जब मैं गया था यूरोप, पूरे यूरोप में मैं बगैर वीजे के घूमता था और हर पासपोर्ट की इज्जत थी, और अब आप देख लीजिएगा पासपोर्ट हर देखा और अंदर हुए आप। तो ये हाल पे हमें पहुंचा दिया। बहरहाल डॉक्टर साहब, सियासतदानों पे हमें फ़ख्र होना हो, आप पे हमें बहुत फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। ऐसे कौमी हीरोज़ हैं जो हालात जैसे भी उनकी वजह से हमें हौसले मिलते हैं। ये इन्होंने जो बात की है बड़ी सही बात की, हम इंटरनली कैसे वल्नरेबल हो जाते हैं। मैं इसी बात के साथ ही अपनी खबर भी बताता आगे निकल जाऊँ। 96% बच्चे जब हमारे 6 साल की उम्र तक पहुँचने से पहले एक दफ़ा हेपेटाइटिस ए का शिकार हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो अंदरूनी तौर पर जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं ये बड़े हैं। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि यहाँ अब आप अगर 1130 बच्चे एक दिन में जो है अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक मेल न्यूट्रिशन से मर जाते हो, तो इससे बड़ी क्या टेररिज्म होगा, इससे बड़ी क्या दहशतगर्दी होगी। तो एक ख़ास किस्म का माइंड सेट जो है वो हमें प्रमोट किया जाता है मीडिया के जरिए, ताकि इन बातों से एटम बम होना चाहिए इस दुनिया में, जो दुनिया का एक तरीका कार है उसके मुताबिक हमारे पास वो औजार होने चाहिए जो लोगों के पास है, लेकिन हमारे अंदर फिर इधर बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। इस पर भी हमें काम करना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उनका कहना था कि यहाँ ये बिल्कुल बेखौफ होकर लूट रहे हैं इस मुल्क को, बाहर से कोई खतरा नहीं, और ये जो है, और अभी उसका जिक्र नहीं करेंगे, फिर बाद में कर देंगे किसी दिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जी 2-2, 3-3 नेशनैलिटीज अगर हों भी तो कोई हर्ज नहीं है कि इधर से लूटो उधर निकल जाओ। बहरहाल जो भी है ये सिलसिला, लेकिन बहरहाल अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि अंदरूनी जो दिफा है वो खासा कमजोर है। सही। अच्छा, वो 9 साल की बच्ची जिसे वली किया गया है, एक ननकाना साहब में वाकया हुआ बड़ा खतरनाक कि एक बच्ची 9 साल महविश थी और उसका जो मामू है उसकी शादी उसकी फूफी से तय थी, जबकि उसकी फूफी की शादी कहीं और तय थी जिससे उसके मामू ने शादी कर ली, और उस बंदे ने जो जिसके साथ उसकी ओरिजिनली तय शुदा थी ये शादी, उसने पंचायत को बुला लिया। पंचायत को बुला के कहा जी मुझे इसकी जगह, वही जो फजूल और बेहुदा रस्म हमारे यहाँ मौजूद है। तो 9 साल की महविश को जो है उसकी माँ रोती रही वहाँ बैठ के, पंचायत में वो गिड़गिड़ाती रही, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बहरहाल पुलिस को कुछ देर से पता चला, वो पहुंचे, मगर वो जो मोहम्मद हुसैन नामी आदमी था वो उस 9 साल बच्ची को लेकर ना जाने कहाँ चला गया होगा, ना जाने उसने उसको किस हाल में रखा होगा। तो ये जो तकलीफ दे बातें क्या बात करते हैं हम ये, और हम पुलिस से और सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको ये कैंपेन इस बच्ची को बाजियाब कराया जाए। एक कॉलर है हमारे साथ मुल्तान से, शकील। हेलो हेलो, मुझे लगता है कॉलर नहीं है हमारे साथ। अच्छा, ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो रिपोर्ट में कहा है, ये रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अक़लियतें जो हैं नॉन मुस्लिम वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, और जो पॉइंट आउट की हैं चीज़ें उन्होंने वो अहमदियों के हवाले से ख़ास तौर पे की हैं कि 2010 में इनकी इबादत गाहों पर हमले भी किए गए यहाँ पर लाहौर में, और वहाँ अभी जो मुल्ज़मान हैं जो गिरफ़्तार किए गए थे लोग उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया गया, उनके खिलाफ चालान मुकम्मल नहीं है, उनको मुकदमा अदालतों में नहीं चलाया जा रहा। इसी तरह पिंडी का भी जिक्र किया कि वहाँ पर भी इबादत गाहों में उनको जाके इबादत करने से रोक दिया। तो उनका ये कहना है कि ये पाकिस्तान की जो सूबाई हुकूमतें हैं और वफाकी हुकूमत, इनको चाहिए कि जो अक़लियतें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में वो अपने एक भरपूर अमली किरदार अदा करें, और जो मुल्ज़मान जिन्होंने हमले किए हैं इन इबादत गाहों पर उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये एक जायज़ डिमांड है, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें पाकिस्तानी चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ हो, किसी रंग से, नस्ल से उनका ताल्लुक हो, उन सबको बराबरी के हकूक़ हासिल है, और उनकी प्रोटेक्शन जो है वो पाकिस्तानी इन्फोर्समेंट का, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ का फ़र्ज़ है। और एक और मैं जिक्र करना चाहूँगा इसमें, जैसे इन्होंने काजी साहब जिक्र कर रहे थे बीमारियों का, शाजिया 10,000 गैर कानूनी ऑपरेशन होते हैं हर साल,
और जो बड़े ग्रुप हैं गुर्दे की ट्रांसप्लांट के, गैर कानूनी ख़रीदो फरोख्त के, वो पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं और चाइना में हैं। इसराइल में ग्रुप पकड़ा गया जिन्होंने ये बताया, और चाइना में तो अब यहाँ तक आ गया कि वो कहते हैं कि आप गुर्दा बेचें और आपको एक हम वो जो लैपटॉप है वो आपको दिला देते हैं और 10 दिन में ऑपरेशन हो जाएगा। और 10,000 ऑपरेशन सालाना हो रहे हैं। हर घंटे में उनका कहना है कि एक बंदा जो है ना वो गुर्दा फरोख्त करता है, और $2 लाख वसूल किए जाते हैं जिन्होंने गुर्दा खरीदना है बाहर, या जर्मनी में, अमेरिका में, यूरोप में। लेकिन जो बंदा है जिससे गुर्दा लिया जाता है उसको भाई साहब सिर्फ $5,000। अच्छा, क्लोजिंग का वक्त है, लेकिन जाते हुए हमें फौजिया वहाब साहिब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो बहुत तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल है, वेंटिलेटर पे। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाबी दे और उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और जाते जाते एक और ख़बर, पाकिस्तानी क्रिकेटर हीरो मिसबाह उल हक की आज 38वीं सालगिरह है। ख़बर ये है कि जो पूरी टीम है उनकी तरफ से मिसबाह उल हक को सालगिरह की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। वैसे आपने को अच्छा नहीं किया उनकी उम्र बता के, इसलिए कि वो तो प्लेयर हैं और चाह रहे होंगे कि उनकी उम्र कम से कम हो ताकि उनकी फिटनेस के बारे में सवाल आता है। एतराज होता है, लड़कों को एतराज नहीं होता अपनी उम्र बताने पर। बहुत शुक्रिया आपका समी साहब। आपका जी, आप कुछ कहना हम आपसे नहीं पूछेंगे उम्र, फिक्र ना करें आप। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका, समी साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। खबर के फीडबैक दीजिए, खबर ये है के लिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।